हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी बच्चे। आई होप आप बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतरीन लाजवाब लल्लन टॉप बनाने के लिए आ गए हैं हम आपके बीच में एक बेहतरीन क्लास लेकर के। बेटा आपको पता है कि केमिस्ट्री हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली। हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट्स को देखा है। आप प्लेलिस्ट बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं जाकर के, और आप सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। हम लोगों ने केमिस्ट्री में जितना भी पीवाईक्यू वगैरह था वो भी सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं। बट अब हमको क्या करना है, देखो आप लोग बहुत बार ये चीज कह रहे थे कि भैया बायो कैसे कराएंगे, कितना जल्दी जल्दी बायो हम लोग खत्म कर लेंगे। तो बेटा ये रैपिड रिवीजन सीरीज है आपकी बायो की, जिसमें कि आपको बायोलॉजी के हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में हम बताएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे, जो आपके एनडीए के एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग देखना शुरू करेंगे। हम लोगों को बहुत सारी चीजें देखनी है, जिसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट आज हम लोग देखने वाले हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी, या जिसको हम बोलते हैं कोशिका विज्ञान। मेरे भाई ये क्या होने वाली है, दिस इज आर रैपिड रिवीजन सीरीज। क्या होने वाली बेटा, ये होने वाली है आपकी रैपिड रिवीजन सीरीज। इसलिए इसमें हम जितनी चीजें आपको बताएंगे बेटा, वो सारी चीजें आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जैसे आप पूछते हो ना कि भैया क्या इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन सा है, वो बता दीजिए हमें, तो बेटा हम वही कॉन्सेप्ट लेके चलने वाले हैं जो आपके एग्जाम में या तो बार बार पूछे गए हैं और या तो आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं भाई, सबसे पहली बात हम करते हैं यहां पे। तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है भाई, देखो जब भी आप बात करते हो एक सेल की, तो आपको क्या चीज देखने को मिलती है, आपको देखने को मिलती है भाई कि सेल जो होता है वो होता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हमारी बॉडी की, मतलब संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अब संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहने का मतलब है कि संरचना जो होगी, पूरी फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर होगा वो भी सेल से बना होगा, और सेल क्या हो जाएगी बच्चे, सेल हो जाएगी इसी से स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी। समझ में आ गई बात? चलो भाई ये बात समझ में आ गई। अगर आप सेल की बात करते हो तो सेल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, या दो टाइप की सेल होती है भाई। देखो दो ही चीजें लिविंग होती हैं, एक लिविंग होता है उसको हम बोलते हैं प्लांट, और एक चीज लिविंग आता है जिसको हम बोलते हैं एनिमल। मतलब आप अगर सेल की बात कर रहे हो तो सेल दो तरह की आएगी, एक आएगी प्लांट सेल, एक आएगी एनिमल सेल, जिसको हम पादप कोशिका और जिसको हम जंतु कोशिका के नाम से ही जानते हैं। समझ में आ गई बात? अब देखो क्या बात कर रहे हैं भाई, अगर आप इनके स्ट्रक्चर की बात करोगे तो स्ट्रक्चर आपको कैसा देखने को मिलता है बेटा, देखो आपको स्ट्रक्चर दोनों इस तरीके से देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा, जब इस तरह के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो तो देखोगे यहां पे कि सेल के बाहर ऐसे एक मोटी सी लेयर पाई जा रही है। बट अगर आप इसकी बात करते हैं तो यहां पर देखिए इतनी मोटी लेयर नहीं पाई जा रही है। अगर आप देखेंगे यहां पे तो आपको देखने को मिलेगा कि भैया यहां न्यूक्लियस है, यहां पर यह हरा हरा कुछ पाया जा रहा है, बट वो हरा हरा यहां पर नहीं पाया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो डिफरेंस के फॉर्म में देखने को मिलती हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। अब बेटा कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं, एक बार देखेंगे हम लोग ये कौन कौन से आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। बट उससे पहले देखो, अगर आप एक ऑर्गेनिज्म की बात करो, अगर आप एक जीव की बात करो, तो सेल को हम जीव के बेसिस पे या ऑर्गेनिज्म के बेसिस पर भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर एक ऑर्गेनिज्म है, और मेरे भाई ऑर्गेनिज्म भाई अगर वो सिंगल सेल से बना हुआ है तो क्या हो जाएगा, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, मतलब एक कोशिकीय जीव हो जाएगा। और अगर आपको देखने को मिलेगा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक से ज्यादा जीव हो, एक से ज्यादा सेल से मिलकर के जीव बना हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, या इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। अब देखो याद रखना, इसके एग्जांपल्स आप लोगों से बहुत पूछे जाते हैं, और एग्जांपल पूछे जाने का मतलब कि अगर आप बात करते हो यूनिसेल्युलर की, मतलब कि जिसमें एक कोशिकीय जीव है, इसमें आपका अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। सेम एज इट इज अगर आप बात करते हो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की या बहुकोशिकीय जीव की, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलता है इसमें ह्यूमन आ जाएगा, फंजाई आ जाएगा, और ये सारी चीजें आ जाएंगी। समझ में आ गई बात? अब देखो क्या बात कर रहे हैं मेरे भाई, हमने बात की थी प्लांट और एनिमल की, और प्लांट और एनिमल की भैया बात की थी। तो प्लांट और एनिमल की बात करने से पहले देखो यार, अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम न्यूक्लियस, अभी हम देख रहे हैं सेल का डिफरेंट तरीके से कैसे कैसे आपको डिस्टिंग्विश किया गया है ना। सबसे पहले आपने क्या देखा कि अगर आप सेल की बात करते हो तो प्लांट सेल और एनिमल सेल होता है। दूसरी आपने बात की यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की। अब तीसरी बात करते हैं कि भाई आपको यह बात पता है कि अगर आप नॉर्मली सेल की बात करो तो सेल में आप यहां पर देखोगे, सेल में आप यहां पर देखोगे, दोनों साइड में आपको क्या देखने को मिल रहा है भाई, यहां पर भी न्यूक्लियस पाया जा रहा है, यहां पर भी न्यूक्लियस पाया जा रहा है। तो बेटा न्यूक्लियस के बेसिस पर हम सेल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, और दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब कि भैया कौन
कौन सी सेल होती है? पहली सेल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। समझना मेरी बात बहुत ध्यान से भाई। प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब क्या है? प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है बाबू प्रिमिटिव। क्या मतलब होता है? प्रिमिटिव मतलब प्रारंभिक। और कैरियोटिक वर्ड जो है वो किससे लिया गया है बेटा? ये कैरियोटिक वर्ड लिया गया है कैरियन से। और कैरियन का मतलब क्या होता है भैया? कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? केंद्रक। मतलब अगर आप केंद्रक के आधार पे देखोगे या न्यूक्लियस के बेसिस पे देखोगे तो कोशिका दो प्रकार की होती है। एक होती है जिसको हम प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं, एक यूकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि जहां पर प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, मतलब अभी न्यूक्लियस बनना शुरू हुआ है, अभी न्यूक्लियस बना नहीं है पूरी तरीके से। अब देखो, अगर तुम न्यूक्लियस की बात करोगे तो बहुत सारी चीजें हैं भाई, बाहर एक लेयर पाई जाएगी और सारी चीजें पाई जाएंगी, बट जब तुम यहां पर देखते हो तो वो कोई चीजें नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसीलिए इसको हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। अभी इसका डायग्राम देखेंगे सारी चीजें, ठीक। और जब तुम यूकैरियोटिक की बात करते हो तो इसका मतलब क्या है भैया? यूकैरियोटिक को फिर से देखो, यहां पर हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। यू कहने का मतलब क्या है? यू कहने का मतलब होता है ट्रू। और कैरियोटिक वर्ड जो है वो लिया गया है कैरियन से, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जहां तुम बोलोगे कि ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा मेरे भाई? यहां पर यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है ट्रू। और फिर से मैं बोलूंगा, कैरियोटिक वर्ड जो है वो कैरियन से लिया गया है। कैरियन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो अगर आप बोलेंगे कि यहां पर ट्रू न्यूक्लियस पाया जा रहा, मतलब न्यूक्लियस पूरी तरीके से डेवलप है, पूरी तरीके से आपको देखने को मिल रहा है कि बाहर लेयर पाई जा रही है, अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी पाई जा रही है, और ए टू जेड ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलेगी। कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो इसमें छूट जाएगी। समझ में आ गई बात? चलो भाई, ये हो गया यहां पे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की बात। अब प्रोकैरियोटिक किस तरीके से एक्चुअली में आपको देखने को मिलता है, तो भाई याद रखिएगा, पहली बात तो प्रोकैरियोटिक का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरिया। मतलब अगर आप बैक्टीरिया की सेल को जान गए, अगर आप ये जान गए कि बैक्टीरिया की सेल कैसी होती है, देन डेफिनेटली आप प्रोकैरियोटिक सेल को बहुत इजीली समझ पाओगे। या अगर आपने प्रोकैरियोटिक को समझ लिया तो आप बैक्टीरिया को समझ लोगे। समझ में आ गई बात? अब दो कैसे बोल रहे हैं यहां पे, समझिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से भाई। बात करेंगे हम तो प्रोकैरियोटिक सेल आपको कैसे देखने को मिलती है? आपको इस तरीके से देखने को मिलती है। समझना मेरी बात, बहुत ध्यान समझना और बहुत प्यार से देखना, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। देखो क्या बोल रहे हैं, हमने कहा यहां पर पाया जा रहा भैया सबसे बाहर, आप देखोगे सबसे बाहर तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलता है यहां पर पाया जाता है मेरे भाई कैप्सूल। सबसे बाहर देखोगे तो क्या पाया जाएगा? कैप्सूल पाया जाएगा। उसके बाद अंदर देखोगे आप तो आपको देखने को मिलती है भाई सेल वॉल। क्या देखने को मिलती है? सेल वॉल। याद रखना कि इस इधर यहां पर सेल वॉल, अभी मैं बताऊंगा आगे जाकर के, बट यहां पर आपको सेल वॉल देखने को मिलती है पेप्टाइडोग्लाइकैन की। किसकी देखने को मिलती है? पेप्टाइडोग्लाइकैन की। सेम एज आपको देखने को मिलता है भैया यहां पर पाया जाएगा सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर सबसे बाहर कैप्सूल, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। तीन लेयर, और तीन लेयर के बाद अंदर आप देखोगे तो यहां पर देखो ऐसे बिखरा हुआ ऐसे डीएनए पाया जा रहा है। और बाबू ये तुम्हारा न्यूक्लियस का स्टार्टिंग है, और इसीलिए हम यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस बोलते हैं। पर जब आप प्रोकैरियोटिक में बोलोगे तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसी को हम न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। अब तुमको पता है ये तुम्हारा स्ट्रेट क्वेश्चन है तुम्हारे एनडीए एग्जामिनेशन का, कि अगर आप प्रोकैरियोटिक में देखते हैं तो न्यूक्लियस किस तरीके से पाया जाता है, तो याद रखिएगा न्यूक्लियस जो पाया जाता है वो न्यूक्लियोइड फॉर्म में पाया जाता है। समझ में आ गई बात? अब दो क्या बात कर रहे हैं, समझना मेरी बात को। इसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर राइबोसोम पाया जाएगा। याद रखिएगा राइबोसोम जो होता है वो 70S टाइप होता है, 70S टाइप हो गया। उसके बाद आप बोलेंगे तो यहां पर पाया जाता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड जो होता है, यहां पर आप लिख लीजिए इसको, ये होता है आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। क्या होता है बाबू? ये होता है तुम्हारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। चलो भाई ये हो गया यहां पे। अब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल के बाद आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलता है? भाई प्लाज्मिड हो गया यहां पे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहां पर छोटे 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 ऐसे ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे, और अल्टीमेटली क्या पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म पाया जाएगा।
समझ में आ गई बात। यहां पर आप देखोगे तो ऐसे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्लैजेला। और याद रखिएगा कि ये फ्लैजेला जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए बेटा, ये रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट करने के लिए। किस चीज के लिए बेटा, मूवमेंट करने के लिए। तो प्रोकैरियोटिक समझ में आ गई बात। याद रखना बेटा यही स्ट्रक्चर जो होता है वो किसके लिए है, यही स्ट्रक्चर है आपका बैक्टीरिया के लिए। तो चाहे आप बैक्टीरिया की बात करो चाहे आप बात करो यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल की, दोनों सेम होता है। सबसे पहले क्या बोला हमने, सबसे पहले बाहर कैप्सूल पाया जा रहा है, कैप्सूल के अंदर सेल वॉल है पेप्टाइडोग्लाइकैन की। यहां पर रखेंगे हम सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद हम बोलेंगे यहां पर क्या पाया जा रहा है बेटा, अंदर पाया जा रहा है न्यूक्लियोइड जो सेम एज इट इज न्यूक्लियस है। अच्छा एक चीज और देखो, यहां पर एक चीज नहीं लिखी हुई है। होता क्या है कि जब यह सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना अंदर आकर के ऐसे फोल्ड हो जाती है और फोल्ड होकर के एक और स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मीजोसोम। तो भाई इसको भी लिख लीजिएगा कि मीजोसोम पाया जाता है जो एनालॉगी होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। जैसे आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है किसमें, यूकैरियोटिक में, सेम एज मीजोसोम आपको देखने को मिलता है यहां पर। समझ में आ गई बात। तो भैया ये क्या हो गया आपका, ये स्ट्रक्चर पूरी तरीके से खत्म हो गया। हट जा रहा हूं मैं, लप से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुमको समझ में आ जाए सारी चीजें। हो गया बेटा। अब देखो क्या बात कर रहे हैं। देखो हम लोगों ने क्या क्या चीजें देख ली। हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि अगर आप सेल की बात करते हो तो फंडामेंटल स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट हो गया, सही बात है बिल्कुल। उसके बाद आप देखोगे तो सेल जो होती है वो दो तरह की होती है, प्लांट सेल, एनिमल सेल। प्लांट सेल एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस देख लिया हमने, डिफरेंस नहीं देखा अभी, डिफरेंस अभी हम देखेंगे। बट प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर कैसे कैसे डिफरेंट है ये हमने देख लिया। प्लांट सेल बहुत मोटी होती है, एनिमल सेल पतली होती है, उतनी ज्यादा मोटी नहीं होती है, मतलब बाहर की लेयर। समझ में आ गई बात। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने मेरे भाई देखा यहां पे कि अगर आप न्यूक्लियस के बेसिस पे देखते हो तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हो गया। अगर आपने यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर के बेसिस पे देखा है, मतलब ऑर्गेनिज्म कितनी सेल से मिलकर बना हुआ है इसके बेसिस पर देखोगे तो यूनिसेल्युलर हो गया, मल्टीसेल्युलर हो गया, मतलब एक कोशिकीय हो गया, बहुकोशिकीय हो गया। आपने उसके एग्जांपल देख लिए कि अगर आप बात करते हैं अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये यूनिसेल्युलर में है, मल्टीसेल्युलर में। चाहे आप ह्यूमन की बात करो, चाहे आप फंजाई की बात करो, चाहे आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करो, जो कैसा पाया जा रहा है, जो पाया जा रहा है इस तरीके से जिसमें एक से ज्यादा सेल्स मिलकर के बना रही है। समझ में आई बात। अब क्या देखेंगे हम यहां पे, जब हमने बात किया इस तरीके से तो बेटा ये क्या हो गया है, ये आपकी बैक्टीरिया सेल का पूरा पूरा डायग्राम हो गया। चलो अब आगे देखें। अब आगे देखेंगे तो भैया हम लोग देखने जा रहे हैं किस चीज के बारे में, हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा डिफरेंस के बारे में। कौन कौन से डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। अभी देखो हम लोग बेसिक से चल रहे हैं, अभी हम सेल के अंदर नहीं गए। जब हम बाहर चीजों से देखेंगे तो हमको पता चलता है कौन कौन सी चीजें प्लांट में पाई जाती हैं, एनिमल में नहीं पाई जाती हैं। तो भैया डिफरेंस हम देखेंगे तो कौन कौन से हमको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। भाई देखेंगे सबसे पहला डिफरेंस जो होता है सेल वॉल का। याद रखिएगा प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। प्लांट सेल में जो सेल वॉल पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है बेटा, वो बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। बताया जाएगा आपको अभी आगे बताऊंगा मैं सारी चीजें। बट अभी हम देखेंगे यहां पे तो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। तो प्लांट सेल में ये क्या होती है मेरे भाई, प्रेजेंट होती है। बट एनिमल सेल में क्या हो जाएगी, यही एब्सेंट हो जाएगी। याद रखिएगा कि प्लांट सेल में एक चीज पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम हरित लवक बोलते हैं। और हरित लवक जो होता है ये क्या होता है मेरे भाई, ये किचन हाउस ऑफ द सेल होता है। मतलब प्लांट में अगर खाना बनने की बात होगी, प्लांट में अगर खाना बनने की बात होगी तो आपको देखने को क्या मिलता है, आपको देखने को मिलता है कि मेरे भाई क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। सेम एज आपको देखने को मिलेगा यहां पर कि प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होगा, खाना बनेगा, और एनिमल सेल में खाना बनता नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। याद रखिएगा कि प्लांट सेल में आपको देखने को मिलता है कि लाइसोसोम, जिसको हम सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं, वो आपको या तो बहुत कम देखने को मिलेंगे या तो नहीं देखने को मिलेंगे, एब्सेंट और रेयर के फॉर्म में पाए जाते हैं। जबकि एनिमल सेल में आपको देखने को मिलेंगे कि लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं। सेम एज जब आप वैक्यूल की बात करते हो तो वैक्यूल अभी दिखाएंगे तुमको। देखो अगर तुम बात करते हो यहां पे, ये देखो अगर आप इसमें देखेंगे यहां पर, ये देखिए मेरे भाई ये आ गया यहां पर स्ट्रक्चर, और इसमें आप देखेंगे तो यहां पर देखो बड़ा सा वैक्यूल पाया जा रहा है। बट यहां पर कहीं पर भी वैक्यूल है नहीं है। तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई बड़ा वैक्यूल पाया जाता है कहां पे, अगर आप बात करते हो प्लांट में तो आपको देखने को मिलता है कि यहां पर बड़े बड़े वैक्यूल पाए जाते हैं। तो यहां क्या हो गया, लार्ज वैक्यूल्स। यहां क्या हो गया, स्मॉल वैक्यूल और वैक्यूल एब्सेंट पाया जाता है। पाया जाएगा या तो नहीं पाया जाएगा। समझ में आ गई बात। अलग से देखेंगे इन सब के बारे में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
उसके बाद सेंट्रोसोम की बात करते हैं तो प्लांट में एब्सेंट होता है, एनिमल में प्रेजेंट होता है। स्टोरेज फूड प्लांट में आप देखोगे तो स्टार्च के फॉर्म में होता है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होता है, छोटे छोटे दाने होते हैं स्टार्च के। और सेम ऐसे आप बात करते हैं किसमें, एनिमल में, तो ये कैसा होता है बेटा, ग्लाइकोजन बॉडी के फॉर्म में होता है। फिर से आप बात करते हैं सेल साइज की, तो यूजुअली यहां पर लार्ज आपको देखने को मिलेगा, यहां पर आपको स्मॉल देखने को मिलेगा। देखो ये हो गया क्या, ये हो गया बेसिक सा डिफरेंस जो आपको देखने को मिलता है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। अब देखो आई क्या देखने जा रहे हैं भाई, हमने सेल के बारे में देख लिया ना, अब हम बात करने जा रहे हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में और यूकैरियोटिक सेल के एक एक चीजों के बारे में। ठीक, कहां से स्टार्ट करेंगे, बाहर से अंदर तक स्टार्ट करेंगे। और बाहर सबसे पहले क्या पाया जाएगा, सबसे पहले पाया जाएगा भैया सेल वॉल। क्या पाया जाएगा, देखो एनिमल में नहीं पाया जाता है, ब्लड प्लांट में तो पाया जाता है ना। और प्लांट में पाया जाएगा तो मेरे भाई सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा सेल वॉल, या जिसको हम देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल बोथ आर डिफरेंट थिंग। सबसे पहले अब बाहर सेल वॉल पाया जाएगा, उसके बाद अंदर क्या पाया जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाएगा। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है, समझना पहली बात तो मेरी। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहने का मतलब यह है कि जहां पर भी आप बात करते हैं, जहां पर भी आप बात करते हैं ऐसी मेम्ब्रेन की बात करोगे जो सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिवली परमिएबल कहने का मतलब क्या है, हमने कहा कि भैया सेल वॉल जो होती है वो फुल्ली परमिएबल होती है, कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। परमिएबिलिटी का मतलब क्या है समझ लो पहले मेरी बात। देखो हमने बोला भी सेमी परमिएबल, हमने क्या बोला, हमने कहा फुल्ली परमिएबल। तो परमिएबल का मतलब क्या है, या पारगम्यता का मतलब क्या है। देखोगे मेरे भाई, परमिएबल होना या पारगम्य होना इसका मतलब क्या है, या परमिएबिलिटी का होना या पारगम्यता कम होना इसका क्या मतलब है। तो तीन तरह से होता है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि भैया यहां पर तीन तरह की परमिएबिलिटी पाई जाती है। क्या होता है, एक होता है जिसको हम बोलते हैं इम्परमिएबल। क्या होता है मेरे भाई, इसको हम बोलते हैं इम्परमिएबल। समझ में आ गई बात। दूसरा आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल। ठीक है, और तीसरी बात हम बोलेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे मेरे भाई, इसको हम बोलेंगे परमिएबल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इसको हम बोलेंगे परमिएबल। मतलब आप देखेंगे इम्परमिएबल कहने का मतलब है अपारगम्य, जिससे कोई चीज पास ना हो पाए। अगर आप बोलेंगे सेमी परमिएबल मतलब अर्ध पारगम्य, जिससे थोड़ी थोड़ी चीजें पास हो पाए और सारी चीजें पास ना हो पाए। और अगर आप परमिएबल की बात करते हैं तो इससे सब कुछ पास हो जाता है, कोई चीज ऐसे नहीं होती है जो रुक जाती है। समझ में आ गई बात। अब देखो क्या बोल रहा हूं, बहुत ध्यान समझना मेरी बात को। जब तुम बात करते हो किसकी, जब तुम बात करते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन तीनों में से नहीं होती है। यहां पर एक और आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। क्या होता है मेरे भाई, एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। मतलब जो चीजें सिलेक्ट की जाएंगी केवल वही चीजें ट्रांसफर होंगी एक जगह दूसरी जगह, और सारी चीजें ट्रांसफर नहीं होंगी। तो जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हो या आप सेल मेम्ब्रेन की बात करते हो तो याद रखना कि वो क्या होती है मेरे भाई, वो होती है सिलेक्टिवली परमिएबल। समझ में आ गई बात। तो कैसे देखेंगे यहां पर हम लोग कि भैया ये हो गया आपका सिलेक्टिवली परमिएबल, एक बात। दूसरी बात हम बोलेंगे भैया ये बनी होती है दो चीजों से, एक होता है लिपिड और एक होता है प्रोटीन। याद रखना इसके साथ एक और चीज होती है, लिपिड, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल होता है। क्या होता है मेरे भाई, एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। समझ में आ गई बात। तो लिपिड, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल तीन चीजों से मिलकर बनी होगी। और उसके बाद देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलता है मेरे भाई, यहां पर एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। समझो पहले मेरी बात। देखो ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस होता है, वैसे आप लोग ये बात पढ़ चुके हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा होगा जब आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे होगे, और चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आती हैं। कौन कौन सी आती है, सबसे पहली आती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। यही आता है जिसमें ऑस्मोसिस के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। क्या चीज होता है ऑस्मोसिस, नहीं पढ़ा है तो देख लो एक बार। भैया ऑस्मोसिस कहने का मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम परासरण की प्रक्रिया बोलते हैं। अब समझना मेरी बात, परासरण की प्रक्रिया है, ऑस्मोसिस क्या है। देखो ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि जब मूवमेंट हो मॉलिक्यूल का, और कौन से मॉलिक्यूल का, जब भाई मूवमेंट हो वाटर के मॉलिक्यूल का फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। जब भी मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल का फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब अगर हमने यहां पर क्या रख दिया, यहां पर हमने रख दिया अर्ध पारगम्य झिल्ली, और हमने क्या कहा, हमने कहा मूवमेंट हो रहा है वाटर के मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन से, मतलब जल का प्रवाह होना अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ।
और कैसे? जब यहां पे अर्ध पारगम्य झिल्ली रखी हो, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम परासरण की प्रक्रिया बोलते हैं। समझ में आ गई बात? चलो अब देखो परासरण कैसे आ रहा है यहां पे, ऑस्मोसिस कैसे काम कर रहा है, समझना मेरी बात। मैंने क्या कहा? मैंने कहा यहां पर हमने तीन चीजें ली हैं। क्या लिया है हमने यहां पे? हमने यहां पर तीन इस तरीके से हमने यहां पर चीजें ली है, ठीक है। एक बीकर ये रखा हुआ है, एक ये रखा हुआ है, एक ये रखा हुआ है। इसके अंदर भी एक सेल रखी हुई है, इसके अंदर भी एक सेल रखी हुई है, इसके अंदर भी एक सेल रखी हुई है। समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। हमने क्या कहा? हमने कहा इसके अंदर भी यहां पर कुछ भरा हुआ है। ये देखो कुछ भरा हुआ है यहां पर भी आपको देखने को मिल रहा है कि मेरे भाई कुछ भरा हुआ है यहां पे, और यहां पर भी आपको देखने को मिल रहा है कि कुछ भरा हुआ है यहां पे। अब आपको यह बात पता है कि अगर आप किसी भी सॉल्यूशन या विलेयन की बात करते हो तो उसमें दो चीजें पाई जाती हैं, एक पाया जाता है विलेय और एक पाया जाता है विलायक। मतलब एक पाया जाएगा सॉल्यूट, एक पाया जाएगा सॉल्वेंट, यही होता है ना। अब एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है, तो यहां पर हम क्या देखेंगे भाई? अगर आप बाहर की बात कर रहे हो तो यहां पर भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट पाया जा रहा है, यहां पर आप देख रहे हो तो भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट पाया जा रहा है। यही है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, मैंने कहा कि बाहर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? बाहर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा पाया जा रहा है। तो अगर सॉल्यूट ज्यादा होगा तो अपने आप से सॉल्वेंट कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। हम कंपेयर किससे करेंगे? हम कंपेयर करेंगे अंदर से, कि भाई अंदर के कंपैरिजन में बाहर आप देखेंगे तो अगर बाहर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो अंदर से कंपैरिजन करेंगे, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन यहां कम हो जाएगा। अगर हमने देखा बाहर सॉल्वेंट कम है तो अंदर सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? अंदर सॉल्वेंट ज्यादा हो जाएगा। होगा ना ये चीज? अब सोचो यहां पे सेम एस्टिस हम यहां पर लेकर के आते हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा जस्ट का उल्टा कर देते हैं। अब बाहर हमने सॉल्यूट ज्यादा लिया था और हमने यहां पर बाहर सॉल्यूट कम ले लिया, और अगर सॉल्यूट कम तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और इसके कंपैरिजन में अंदर देखो, अगर सॉल्यूट कम तो यहां पर सॉल्यूट क्या हो गया? ज्यादा हो गया। सॉल्यूट ज्यादा तो सॉल्वेंट क्या हो गया? कम हो गया। यही हो गया। अब तीसरी कंडीशन तुम देख रहे हो, यहां पर और यहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कैसा पाया जा रहा है बेटा? ये पाया जा रहा है सेम। कैसा पाया जा रहा है? ये पाया जा रहा है सेम। कोई दिक्कत वाली बात है इसमें? अब बहुत ध्यान समझना मेरी बात को, बहुत प्यार समझना। तुमको सारी बातें A to Z समझ में आएगी। तुम कहोगे वाह गुरुजी वाह, मजा आ गया। बिल्कुल तुम कहोगे वाह यार, इतने कम टाइम में 35 से 40 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म हो गया, और पूरा चैप्टर रिवाइज करके लग रहा है भाई कि सेल बायो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई, और मैं लिख करके दे रहा हूं कि इससे एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, सारी चीजों को देखिएगा। इस लेक्चर से आपको 1 नंबर मिलने वाला ही है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलो अब देखो क्या देख रहे हैं यहां पर हम, बहुत ध्यान समझना मेरी बात को। हमने क्या बोला कि अगर बाहर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो बेटा याद रखिएगा कि इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात? अगर बाहर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होता है तो इसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात? अगर यहां पर और यहां पर सॉल्यूशन सॉल्वेंट सब सेम होगा तो तुमको देखने को मिलेगा, इसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात? तो ये क्या हो गया? ये हो गया हाइपरटोनिक, ये हो गया हाइपोटोनिक, ये हो गया आइसोटोनिक। फिर से हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। अभी बताया है मैंने कि ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। तो मैंने कहा कि भाई इसको अगर हम मान लेते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो देखो मूवमेंट किधर से किधर हो रहा है। वाटर का मूवमेंट है मतलब सॉल्वेंट का मूवमेंट है, मतलब विलेन का मूवमेंट है ना? अब देखो सॉरी विलायक का मूवमेंट है, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे? हमने कहा कि भैया ये सॉल्वेंट है और यहां पर क्या है? यहां पर ये सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का ही मूवमेंट होगा, हायर से लोअर होगा। तो मेरे भाई हायर किधर है? देखो अंदर हायर है कि नहीं यहां पे? अगर यहां पर हायर कंसंट्रेशन है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि भैया यहां से यहां मूवमेंट होगा, यहां से यहां मूवमेंट होगा, यहां से यहां मूवमेंट होगा, और पानी क्या होगा? पानी सेल के अंदर से बाहर आ जाएगा। सेम एसेज यहां पर देखेंगे आप, तो सॉल्वेंट यहां पर कम है और बाहर सॉल्वेंट ज्यादा है। तो यहां पर कहां होगा बाबू? यहां पर तुमको देखने को मिलेगा कि मूवमेंट जो है वो कहां हो रहा है? वो अंदर हो रहा है। कहां हो रहा है? वो अंदर हो रहा है। समझ में आ गई बात? यहां पर देखोगे तो मूवमेंट बाहर हो रहा है, यहां पर मूवमेंट अंदर हो रहा है। और जब आपको देखने को मिलता है कि इस तरीके का मूवमेंट होता है जहां पर आपको देखने को क्या मिलता है? जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई मूवमेंट
मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा कि बाहर साइड में होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसको हम बोलते हैं एक्स ऑस्मोसिस। समझ में आ गई बात। जब आप देखेंगे कि मूवमेंट अंदर हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंडोस्मोसिस। क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसको हम बोलते हैं एंडोस्मोसिस। और अगर आप बात करते हो यहां पे, जहां पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर हो जाता है नो ऑस्मोसिस। समझ में आ गई बात। मतलब आप देखोगे यहां पे तो आपको कैसे देखने को मिल रहा है, आपको देखने को मिलेगा जब हाइपरटोनिक है तो आपको देखने को मिलता है एक्स ऑस्मोसिस है, जब हाइपोटोनिक है तो एंड ऑस्मोसिस है, जब आइसोटोनिक है तो नो ऑस्मोसिस है। देखो यार, पता है इसको याद करने का एक बहुत सिंपल तरीका मैं बताता हूं। क्या चीज, कि जिस टाइम पे तुम हाइपर हो जाओगे, जिस टाइम पे तुम हाइपर हो जाओगे वो क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। याद करने का बहुत सिंपल तरीका है कि जिस टाइम पे तुम हाइपर हो जाओगे वो क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। जिस टाइम पे तुम हाइपो हो जाओगे, मतलब अब आप या बहुत बहुत हल्के हो गए हैं, अब क्या बोला आपने, जब आप हाइपो हो गए तो लड़ाई क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी, END एंड हो जाएगी। समझ में आ गई बात। और फिर से आप देखेंगे यहां पर तो जीवन में एंट्री हो जाएगी, मतलब ये आपका जीवन है और यहां पे क्या हो गया, फिर से एंट्री हो गई, और ये आपका जीवन है और यहां से क्या हो गया, यहां से बाहर हो गया। समझ में आई बात। हम क्या बोल रहे हैं मेरे भाई, कि जब हाइपरटोनिक तो एक्सऑस्मोसिस, जब हाइपोटोनिक तो क्या हो गया, एंडोस्मोसिस, और जब आइसोटोनिक तो क्या हो गया, नो ऑस्मोसिस। याद रखना, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि व्हेन अ सेल इज केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तो क्या होगा, जब सेल को रखा जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में तब क्या होगा, या सेल को रखा जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तब क्या होगा। समझ में आ गई बात। अब समझना मेरी बात को एक और बहुत ध्यान से, अगर आपने सेल को रखा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में तो भाई, अच्छा पहली बात तो भैया इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो लप से, बहुत तेजी से। हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब देखो आगे बात करते हैं यहां पर, तो आपको क्या देखने को मिलता है भाई, जब आप बात करते हो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तो पहली बात तो सेल के अंदर से पानी बाहर आ रहा है, ये तुमको पता चल गई बात। तो हमने क्या बोला, हमने कहा भैया यहां पर हो रहा है एक्सऑस्मोसिस, जो आपने बोला वही हमने यहां पर लिख दिया, एक्सऑस्मोसिस हो रहा है। आपने बोला कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, भैया आपको पता है ये बात, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है एंडोस्मोसिस। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। हमने कहा कि अगर आप बात करते हो आइसोटोनिक सॉल्यूशन की तो यहां क्या हो रहा है बेटा, यहां पर हो रहा है नो ऑस्मोसिस। आपने कहा भैया बिल्कुल सही बात है। देखो जब यहां पर तुम देख रहे हो एक्स ऑस्मोसिस तो पानी बाहर आ रहा है ना, मैं कह रहा हूं सेल के अंदर से इतना पानी बाहर आ जाए, इतना पानी बाहर आ जाए कि सेल के अंदर एक बूंद भी पानी ना बचे। मेरी बात को बहुत ध्यान समझना, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सेल के अंदर से इतना पानी बाहर आ जाए कि पानी बचे ही ना, तो तुमको क्या देखने को मिलेगा, तुमको देखने को मिलेगा इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। समझ में आ गई बात। तो पहली बात तो ये समझेंगे आप कि प्लाज्मोलाइसिस होता क्या है। प्लाज्मोलाइसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सेल को किसमें रखा जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है। पानी बाहर आ रहा है, इतना पानी बाहर आ जाए, इतना पानी बाहर आ जाए, इतना पानी बाहर आ जाए कि सेल के अंदर एक बूंद भी पानी ना बचे। और जब सेल के अंदर एक बूंद भी पानी नहीं बचेगा तब उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस। क्या मेरी ये बात आपको समझ में आ गई? इज दिस थिंग क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? और जब प्लाज्मोलाइसिस होती है तो बेटा सेल को फिर से जिंदा करने के लिए हम किसमें रखते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, मतलब सेल के अंदर पानी जाए और जैसे जाएगा तो एंडोस्मोसिस होगी। तो यहां पर क्या होता है, सेल के अंदर पानी जा रहा है तो प्लाज्मोलाइसिस से ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें बेटा, ये कन्वर्ट हो जाता है डीप्लाज्मोलाइसिस में। समझ में आ गई बात। क्या होता है बेटा बाबू, यहां पर होता है डीप्लाज्मोलाइसिस, मतलब सेल के अंदर अब पानी जाना शुरू हो गया। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? देखो कितनी सारी चीजें तुमको मैंने पढ़ा दी हूं कितने कम टाइम में। देख रहे हो, दिस इज रैपिड रिवीजन। बेटा ये रैपिड रिवीजन तुमको करना है, जितना टाइम तुम दे रहे हो यहां पे, यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड डेफिनेटली 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 आई एम सेइंग कि इस क्लास से आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है आपके एनडीए के एग्जाम में, और अगर नहीं मिला तो मेरे भाई फिर तुम ये कहना कि भैया आपने जितना पढ़ाया था वो तो बेकार था और कुछ नहीं मिला यहां से। भाई मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सेल बायो से एक क्वेश्चन आना ही आना है, और इसीलिए मैंने सबसे पहला टॉपिक सेल बायोलॉजी उठाया। ठीक है भाई, और बहुत लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम चीजें तुमको देने की मैं कोशिश कर रहा हूं। चलो देखेंगे अब आगे यहाँ पे कैसे देखेंगे मेरे भाई हम लोग, बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन की बात करने के बाद हम लोग आ रहे हैं सेल वॉल पे। बेटा याद रखिएगा कि सेल वॉल जो होती है, ये पहली बात तो केवल और केवल प्लांट में पाई जाएगी। देखो प्लांट में ये प्रेजेंट होती है, एनिमल में ये एब्सेंट हो जाएगी। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, प्लांट में ये प्रेजेंट होता है और एनिमल में ये क्या हो जाएगा, एनिमल में ये एब्सेंट हो जाएगा। समझ में आ गई बात?
फिर से बोलेंगे यहां पर हम कि क्या होता है, जैसे आपने वहां पर देखा था कि क्या है, वो सिलेक्टिवली परमिएबल है। जो सिलेक्टेड चीजें होंगी केवल वही जाएंगी, सारी चीजें नहीं जाएंगी। बट यहां पर ये क्या होता है, ये होता है फुल्ली परमिएबल। मतलब आपको देखने को मिलेगा कि जब आप बात करते हो किसकी, जब आप बात करते हो यहां पे, तो भाई इसमें सब चीज ट्रांसफर हो जाएगी, कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो रुकेगी यहां पर। तो ये क्या हो जाएगा, ये फुल्ली परमिएबल हो जाएगा। समझ में आ गई बात। जब आप देखेंगे अलग अलग जगह पर तो आपको सेल वॉल अलग अलग कैसे कैसे देखने को मिलती है। देखो जैसे हम बात करते हैं किस पे, भाई अगर आप एल्गी में देखोगे तो एल्गी में किसकी बनी होती है, ये एल्गी में बनी होती है पेक्टिन की। किसकी बनी होती है बेटा, एल्गी में बनी होती है पेक्टिन की। अगर आप प्लांट सेल की बात करते हो तो प्लांट सेल में किसकी बनी होती है बेटा, प्लांट सेल में बनी होती है ये सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। अगर आप फंजाई में बात करते हो तो किसकी बनी होती है, फंजाई में बनी होती है काइटिन की। और अगर आप बैक्टीरिया में बात करोगे तो बैक्टीरिया मैंने आपको अभी बताया है किसकी बनी होगी बेटा, ये बनी होगी पेप्टाइडोग्लाइकैन की। देखो मैं साफ साफ लिख दे रहा हूं यहां पे, इसको लिख लीजिएगा पेप्टाइडोग्लाइकैन ही। किसमें होगी बेटा, ये बैक्टीरिया में होती है। किसमें होती है बेटा, ये होती है आपकी बैक्टीरिया में। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है आप लोगों को, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दुख दर्द है यहां पे, तो भैया बैक्टीरिया में किसकी बनी होगी, पेप्टाइडोग्लाइकैन की। अगर आप एल्गी में बात करते हैं तो पेक्टिन की। अगर आप प्लांट सेल में बात करेंगे सेल्यूलोज की। अगर आप फंजाई में बात करेंगे तो किसकी बनी होगी बेटा, ये बनी होती है काइटिन की। क्या मेरे भाई मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, और अगर मेरी ये बात समझ में आ गई आप लोगों को तो भैया आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने का मतलब कि हम क्या देखेंगे यहां पे, भैया आ जाता है इसके बाद। अब देखो यहां पर सेल की बात हो गई, अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं बेहतरीन तरीके से सारी चीजों का, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग सेल ऑर्गेनील के बारे में देखेंगे। एंड विद इन 15 मिनट्स ऑफ टाइम भाई पूरी सेल हम खत्म करने वाले हैं नेक्स्ट 15 मिनट में। तो तुम देख रहे हो कितना बेहतरीन रैपिड रिवीजन हो रहा है, ये चैप्टर पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा है भैया सेल के बारे में, और सेल के बारे में हम देखेंगे तो हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी। हम लोगों ने देखा था कि भाई जब आप सेल की बात करते हो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हो गई। उसके बाद आपने देखा कि सेल की हम बात करेंगे तो हमको क्या देखने को मिलता है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर देखने को मिलेगा। हमको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक देखने को मिलेगा। प्रोकैरियोटिक का हमने डायग्राम देखा। डायग्राम देखने के बाद हम लोग आ गए हैं सेल मेम्ब्रेन पे। सेल मेम्ब्रेन देखा हमने, हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक आइसोटोनिक देखा हमने। उसके बाद हम आ गए एक और चीज पे जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल देखने के बाद हम आ गए हैं सेल जो जितने भी कोशिका घटक हैं, या हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनील की, जिसमें स्टार्ट करेंगे बेटा हम लोग न्यूक्लियस से। बट न्यूक्लियस से पहले स्टार्ट करने के एक चीज हम आपको और बता दें कि देखो इस पीडीएफ में आपको एक चीज नहीं मिलेगी, और जो बड़ी बेसिक सी चीज है इसलिए मैंने इसमें डाली नहीं, क्योंकि बार बार लगातार किसी ना किसी फॉर्म में मैं आपको बताता जाता हूं। बट एक बार देख लीजिए यहां पे, क्योंकि ये थ्योरी का पार्ट है तो इसको भी हम देख लेंगे, ठीक है। जब आप सेल की डिस्कवरी की बात करते हैं तो सेल की डिस्कवरी में आपको देखने को क्या मिलता है बेटा, सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की है, तो आप देखेंगे यहां पर एक बड़ा अच्छा नाम आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं सर रॉबर्ट हुक। क्या बोलेंगे बेटा यहां पे, सर रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक सर के बाद आपको देखने को मिलता है क्या, रॉबर्ट हुक सर ने 1665 में आपको देखने को मिलेगा कि यहां क्या किया है बेटा, यहां पर इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की है। किसकी डिस्कवरी की है, इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की। और कहां से की है बेटा, इन्होंने की है कॉर्क से। समझ में आ गई बात। फिर से आप बोलेंगे यहां पर दूसरे आते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं एंटोनी वॉन लीवेनहॉक साहब। क्या आएंगे बेटा, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक साहब। और ये क्या है, इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की है। किसकी डिस्कवरी की है बेटा, इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की है। इन्होंने डिस्कवरी की है किसमें, इन्होंने डिस्कवरी की है आकर पॉन्ड वाटर से। किसमें की है बेटा, यहां पे इन्होंने की है पॉन्ड वाटर से। समझ में आ गई बात। और उसके बाद आप देखेंगे यहां पर तो आपको एक और चीज देखने को मिलता है बेटा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं सेल थ्योरी। क्या आता है बेटा, सेल थ्योरी, या जिसको हम बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। और सेल थ्योरी को देने वाले दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था मैथियास शील्डेन और एक का क्या नाम था बेटा, एक का नाम था थियोडार श्वान। थियोडार श्वान। समझ में आ गई बात। ये दो साइंटिस्ट है जिन्होंने बात किया है यहां पे सेल थ्योरी के बारे में। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि सेल थ्योरी को आगे ले जाने वाले और एक कॉन्सेप्ट देने वाले, जो कॉन्सेप्ट है बेटा ओमिनिस सेल्यूला ई सेल्यूला का। ओमिनिस सेल्यूला ई सेल्यूला एक मिनट हो जाओ मेरे भाई।
ओमिनिस सेल्यूला ई सेल्यूला का कॉन्सेप्ट देने वाले जो है वो कौन है मेरे भाई? तो यहां पर इनका नाम है बेटा, इनका नाम है रूडोल्फ वर्चो। क्या नाम है इनका? इनका नाम है रूडोल्फ वर्चो। समझ में आ गई बात? रूडोल्फ वर्चो साहब ने क्या किया है? रूडोल्फ वर्चो साहब ने ओमिनिस सेल्यूला ई सेल्यूला कॉन्सेप्ट दिया है। मतलब कहने का है कि अगर आप देखेंगे कोई भी नई सेल होगी तो वो हमेशा पुरानी सेल से बनती है। ऐसा नहीं है कि कहीं से एकदम से ऊपर से भगवान ने, कहीं यहां वाली सेल टूटी, भगवान ने कहा ओ तुम्हारी सेल टूट गई है, ये लो ऊपर से एक सेल गिर रही हो, यहां पर आकर के चिपक गई। ऐसा कभी नहीं होगा। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है कि ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है जिनके बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब न्यूक्लियस की बात होगी, रॉबर्ट ब्राउन साहब की बात होगी, अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में बताएंगे। तो बेटा ये जो साइंटिस्ट हैं, देखो ये मैं मान के चल रहा था कि ये आपको आता होगा, बट फिर भी हम सेल डिस्कवरी की जब बात करते हैं तो सेल डिस्कवरी में आपको इतनी सारी चीजें देखने को मिलती हैं। समझ में आ गई बात? चल अब देखो आगे बात करते भैया, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हो गया? चलो अब देखो आगे देखेंगे यहां पर हम लोग तो क्या देखने को आपको मिलता है। देखो हम बात करते हैं जब न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस में आपको क्या देखने को मिलता है मेरे भाई? बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत प्यार से देखिएगा, आपको सारी बातें समझ में आएंगी और आप सारी बातें कोरिलेट कर पाएंगे। देखो भाई जब न्यूक्लियस की आप बात करते हैं तो न्यूक्लियस होता क्या है? पहली बात तो न्यूक्लियस होता है कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, न्यूक्लियस क्या होता है भैया? न्यूक्लियस होता है कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। अब कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहने का मतलब क्या है भाई? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहने का मतलब है कि जितना भी कंट्रोल होगा वो सारा कंट्रोल, वो सारा A to Z कंट्रोल वो करता है न्यूक्लियस। अब कैसे करता है समझिएगा मेरी बात। बस उसको समझने से पहले 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने वाले कौन है बेटा? न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने वाले हैं रॉबर्ट ब्राउन साहब। तो रॉबर्ट ब्राउन साहब ने सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी यहां पे 1831 में। लिख दे रहा हूं यहां पे 1831 में। और उसके बाद हम बोलेंगे यहां पर तो आपको देखने को मिलता है कि ये कितना मेम्ब्रेन पाया जा रहा है यहां पे? डबल मेम्ब्रेन। तो कैसा हो गया बेटा? ये डबल मेम्ब्रेनस हो गया। आपको देखने को मिलेगा अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या जो धागे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन थ्रेड। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन थ्रेड। और क्रोमैटिन थ्रेड को हम क्रोमैटिन थ्रेड ही बोलते हैं या क्रोमैटिन धागे भी बोलते हैं। याद रखिएगा इस बात को। तो हमने क्या बोला? आप न्यूक्लियस की बात करेंगे, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने 1831 में कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल पाया जाता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है, मतलब दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, क्रोमैटिन थ्रेड पाया जाएगा, मतलब आपको देखने को मिलेगा क्रोमैटिन धागे पाए जाएंगे। अब ये क्रोमैटिन धागे जो होते हैं वो कितनी चीजों से बने होते हैं? तो मेरे भाई ये बने होते हैं दो चीजों से, एक होता है डीएनए और एक होता है हिस्टोन प्रोटीन। याद रखना कि डीएनए जो होता है ये क्या होता है मेरे भाई? ये होता है नेगेटिव चार्ज। क्या होता है? डीएनए होता है नेगेटिव चार्ज। और हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ये क्या होता है? ये होता है पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज होता है। ये क्या होता है? ये होता है नेगेटिव चार्ज। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, देखो मेरे भाई ये क्या होता है? ये होता है नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गई बात? तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, दोनों आपस में आकर के एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अच्छा एक चीज और देखो, जब ये आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं तो मेरे भाई जब इन दोनों का जोड़ना है तो ये जुड़ के क्या बनाते हैं? यहां पे ये बनाते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं न्यूक्लियोसोम। और याद रखिएगा कि बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जब एक साथ जुड़ जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर। और पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे आता है बेटा? ये आता है इस तरीके का। तो आपको ऐसे डीएनए का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसमें आपको देखने को मिलेगा यहां पर क्या पाए जाते हैं? इस तरीके से बेसेस पाए जाते हैं। और मेरे भाई जो इस तरीके से बेसेस पाए जाते हैं इसमें एडेनिन, याद रखिएगा एडेनिन जो ये वाला है बेटा, ये एडेनिन थाइमीन के साथ में जोड़ता है डबल बॉन्ड से, ये इसके साथ में जोड़ता है और साइटोसिन और ग्वानिन, मतलब ग्वानिन और साइटोसिन ये जोड़ता है बेटा ट्रिपल बॉन्ड से। और याद रखिएगा कि जो ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड है इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होते हैं बेटा? ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो न्यूक्लियस हमने क्या देखा? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल होता है, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, डबल मेम्ब्रेन होता है, अंदर क्रोमैटिन थ्रेड पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का बना होता है, डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियर आप डीएनए को देखेंगे तो डीएनए इस तरीके से होता है। अच्छा डीएनए का स्ट्रक्चर देने वाले कौन है? तो मेरे भाई दो साइंटिस्ट है, एक का नाम है वॉटसन और एक का नाम क्या है? एक का नाम है क्रिक। वॉटसन है और एक का नाम क्या है बेटा? क्रिक है। और उसके बाद आप देखेंगे यहां पे तो हेरिडिटरी यूनिट इसमें पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं जीन। अब हेरिडिटरी यूनिट कहने का मतलब क्या है? ऐसी यूनिट जो आपको देखने को मिलेगा कि ट्रांसफर होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में और नेक्स्ट जनरेशन में जाकर के बताती है कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म बनेगा। समझ में आई बात?
फिर से हम बोलेंगे यहां पे तो आपको देखने को मिलता है कि जेनेटिक मटेरियल है ये, उसका प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में और क्लोरोप्लास्ट में। मतलब आपको देखने को मिलता है कि डीएनए जो होगा मेरे भाई ये प्रेजेंट होता है कहां पे, ये प्रेजेंट होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, ये प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक, याद रखिएगा एक बात और कि जब आप डीएनए की बात करते हैं, जहां जहां डीएनए पाया जाएगा बेटा वहां वहां सेल्फ डिवीजन की टेंडेंसी होती है। क्या होती है? सेल्फ डिवीजन की टेंडेंसी होती है, मतलब ये खुद स्व विभाजन कर सकता है, खुद डिवाइड करने की टेंडेंसी हो जाती है। समझ में आई बात? चलो अब देखो आगे बात करते हैं यहां पर। तो भैया दूसरा सेल ऑर्गेनील जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मेरे भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर करने वाले कौन है? याद रखिएगा, इसको डिस्कवर करने वाले हैं के.आर. पोर्टर। कौन है मेरे भाई? के.आर. पोर्टर या कीथर आर पोर्टर। देखो यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप देखेंगे तो आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। पहली बात तो ये क्या होता है मेरे भाई? ये ऐसे फ्लैट स्ट्रक्चर्स होते हैं। आपको देखने को मिलेगा कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन पाई जाती है यहां पर, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और उसके बाद भाई दो तरीके कौन कौन से देखने को मिल रहा है? एक तुमको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा, कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा। तो कैसे बोलेंगे हम यहां पे कि भैया टाइप में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको हम हिंदी में बोलते हैं अंतःद्रव्यीय जालिका। तो बेटा ये जालिका है, ये जाल बनाएगा, और जाल बनाएगा तो जाल जो होता है वो ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है। समझिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से। हम क्या बोल रहे हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब कि जो खुरदुरी अंतःद्रव्यीय जालिका है। तो खुरदुरी अंतःद्रव्यीय जालिका जो ये वाली होती है, इसमें क्या पाया जाएगा? इसकी सरफेस है, इसकी सतह पर पाया जाता है बेटा राइबोसोम। क्या पाया जाता है इसकी सतह पर? इसकी सतह पर पाया जाता है राइबोसोम। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम आपको देखने को नहीं मिलता है। क्या देखने को नहीं मिलता है? राइबोसोम आपको देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आ गई बात? पूरे 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 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हेल्प करता है किस चीज में बेटा? ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट कराने में। किसमें कराने में बेटा? ये ट्रांसपोर्टेशन कराने में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन इनसाइड द सेल, ट्रांसपोर्टेशन इन द सेल। देखो लिख दे रहा हूं यहां पे मैं, ट्रांसपोर्टेशन इन द सेल। थोड़ा सा गंदा हो गया है, रुक जाओ इसको थोड़ा साफ लिख दिया जाए यहां पे, ताकि ये गड़बड़ ना करे, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई। फंक्शन में देखोगे तो ये क्या हो गया है? ये आपका ट्रांसपोर्ट इनसाइड द सेल कराने का काम करेगा। समझ में आ गई बात? मतलब सेल के अंदर या कोशिका के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन। समझ में आ गई बात? अब देखो भाई तुमको एक चीज मैं बताऊं, सिंपल सी बात याद रखिएगा कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये वाला, ये क्या बनाता है? याद रखना है आपको, ये बनाता है लिपिड। क्या बनाता है बेटा? ये बनाता है लिपिड। और अगर आप देखोगे तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या बनाता है भाई? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है प्रोटीन। क्या बनाता है बेटा? ये बनाता है प्रोटीन। तो प्रोटीन यहां से बन गई, लिपिड यहां से बन गई, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने बताया था, याद करो ऐसे गोले में लिखा हुआ था, लिपिड और प्रोटीन दोनों से मिलकर के बना होता है, और लिपिड और प्रोटीन कहां से बन रही? यहां से। तो बेटा हम ये भी कहते हैं कि जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हेल्प करता है किस चीज में बेटा? ये प्रोटीन बनाने में, ये सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करता है, और सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करेगा तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये क्या क्या करा रहा है यहां पर, ये आपको देखने को मिलेगा। तो कैसे कैसे देखेंगे हम भाई? फंक्शन में आपको ट्रांसपोर्ट इनसाइड द सेल आपने समझ ही लिया है यहां पे। उसके बाद प्रोटीन को बनाने का काम करेगा, लिपिड को बनाने का काम करेगा, फैट के मॉलिक्यूल को बनाने का काम करेगा। अगर आप देखेंगे तो एडिशनल फंक्शन क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाई कराता है। किसको? डिटॉक्सिफिकेशन कराता है ड्रग्स का। कभी कभी आप जब दवाएं वगैरह लेते हैं उनके जो साइड इफेक्ट होते हैं उनको हटाने का काम या डिटॉक्सिफिकेशन और ड्रग्स कराने का काम भी कौन करेगा? यही करेगा। उसके बाद ये हेल्प करता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस से, मतलब कि मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करेगा। समझ में आ गई बात? फिर से हम देखेंगे यहां पर आ जाते हैं हम लोग गोल्जी बॉडी पे, और गोल्जी बॉडी पे आपको क्या देखने को मिलेगा? पहली बात तो याद रखिएगा, इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट जो है उनका क्या नाम है बेटा? उनका नाम है कैमिलो गोल्जी। क्या नाम बेटा इनका? इनका नाम है कैमिलो गोल्जी।
अब कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया है, तो कैसे मतलब डिस्कवर करने के बाद क्या क्या बताया है इन्होंने ये बताया है कि इसको हम बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। यहां पर आप देखेंगे तो गोल्जी अपरेटस को किस किस तरीके से देखा जाता है भाई, आपको देखने को मिलता है यहां पर कि इसमें दो चीजें पाई जाती हैं। एक तो पहले ये जो स्ट्रक्चर स्ट्रेट है, इसको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं मेरे भाई? सिस्टर्नी। और सिस्टर्नी के बाद जो ये छोटे छोटे यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं वेसिकल्स। याद रखना कि भाई सिस्टर्नी और वेसिकल दो चीजें पाई जाती हैं, और वेसिकल भी होती है यहां पर कितने तरह की? वेसिकल होती है यहां पे 3 तरह की, हार्मोनल वेसिकल, एंजाइमेटिक वेसिकल और लाइसोसोमल वेसिकल। लाइसोसोमल वेसिकल है तो लाइसोसोम बनाएगी, हार्मोनल वेसिकल है तो हार्मोन बनाएगी, एंजाइमेटिक वेसिकल है तो एंजाइम बनाएगी। समझ में आ गई बात? और याद रखना भैया कि एंजाइम बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो एंजाइम क्या होता है बेटा? ये होता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। क्या होता है बेटा? ये होता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहने का मतलब क्या है बेटा? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहने का मतलब है कि जो ऐसा कैटलिस्ट, मतलब जैसे नॉर्मली आप देखते हैं अभिप्रेरक क्या होते हैं या कैटलिस्ट क्या होता है, आपको देखने को मिलेगा ये है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाने का काम करते हैं। तो बायोलॉजिकली जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाने का काम करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोल देते हैं एंजाइम। समझ में आ गई बात? चलो अब देखो आगे बात करते हैं। यहां पर तो हमको क्या देखने को मिलता है भाई? गोल्जी बॉडी को आप देखेंगे तो गोल्जी बॉडी के कॉम्पोजिशन में या दो चीजें पाई जाती हैं, सिस्टर्नी और वेसिकल। वेसिकल जो होती है मेरे भाई 3 तरह की होती है, एक होती है हार्मोनल, एक होती है लाइसोसोमल, एक होती है एंजाइमेटिक। हार्मोनल में हार्मोन बनेगा, लाइसोसोमल में लाइसोसोम बनाएगा, एंजाइमेटिक में एंजाइम बनाएगा। ये समझ में आ गई बात? तो हम फंक्शन में देखेंगे तो क्या क्या आता है मेरे भाई? सबसे पहले स्टोरेज करना, कहीं पर भी कोई चीज स्टोर की जाएगी, पैकेजिंग की जाएगी और मॉडिफिकेशन किया जाएगा किसी भी चीज का। जैसे हमने बोला कार्बोहाइड्रेट का मॉडिफिकेशन करना है, जैसे हमने बोला प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करना है, जैसे हमने बोला एंजाइम का मॉडिफिकेशन करना है, तो ये करने का काम कौन करेगा? गोल्जी बॉडी करेगा। समझ में आ गई बात? आप देखेंगे यहां पे लाइसोसोम का फॉर्मेशन कराता है, और इसके साथ ही साथ में आपको एक और चीज देखने को मिलती है भैया कि यहां पर ही आपको देखने को मिलेगा, जैसे हम बात करते हैं किसकी बेटा? हम बात करते हैं स्पर्म की। किसकी बात करते हैं बेटा? हम बात करते हैं स्पर्म की। तो स्पर्म के हेड को हम क्या बोलते हैं बेटा? हेड ऑफ स्पर्म जो होता है इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। और एक्रोसोम कहने का मतलब है कि आप जैसे हेड की बात करोगे तो यहां पर ये देखो ऐसे हमने बना दिया, ये हो गया बेटा, ये क्या? ये हो गया आपका जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है। यहां जो ये हेड वाला पोर्शन है, ये बनाने का काम कौन करता है? ये बनाने का काम करता है आपका, या एक्रोसोम बनाने का काम कौन करेगा? ये करता है स्पर्म, ये करता है गोल्जी बॉडी। समझ में आ गई बात? जब आप सेल डिवीजन की बात करते हो, किसकी बात करते हो बेटा? जब आप सेल डिवीजन की बात करते हो इन प्लांट, सेल डिवीजन इन प्लांट आप देखते हो तो यहां पर आपको देखने को मिलता है क्या? यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है, क्या करता है मेरे भाई? जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है वो कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। अगर आप बोलोगे कि टैडपोल से, भाई टैडपोल क्या होता है? टैडपोल होता है जो फ्रॉग का बउआ होता है, फ्रॉग का बच्चा टैडपोल कहलाता है, लार्वा होता है। और उसके बाद टैडपोल से जब फ्रॉग में चेंज होता है तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। और ये मेटामॉर्फोसिस कराने का काम, या जो टेल का डीजेनरेशन है, मतलब इसमें क्या कराया जाता है? इसमें टेल को डीजेनरेट कराया जाता है, डी जनरेट कराया जाता है। और बेटा टेल को डी जनरेट कराने का काम जो करता है वो कौन करता है बेटा? वो करता है आपका गोल्जी बॉडी। तो मेटामॉर्फोसिस कराने का काम, टेल को डी जनरेट कराने का काम कहो आप, या आप बोलो टैडपोल से एडल्ट फ्रॉग में चेंज कराने का काम, यहां पर आप सेल डिवीजन कराने का काम करते हैं प्लांट में, यहां पर सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी चीजें A to Z ये कराने का काम कौन करता है बेटा? ये करता है आपका गोल्जी बॉडी। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? मैं हट जा रहा हूं तब से बेटा इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। फिर हो गया भाई? चलो अब देखो क्या बात करें मेरे भाई, नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो हम लोग कैसे देखेंगे मेरे भाई? हम लोग आ गए हैं अब लाइसोसोम पे। देखो दो बातें याद रखनी है लाइसोसोम में। सबसे पहली कि ये आपको प्लांट में देखने को नहीं मिलता है, एनिमल में देखने को बहुत ज्यादा मिलता है। याद रखिएगा सुसाइडल बैग ऑफ द सेल है। लाइसोसोम को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट जो है इनका क्या नाम है बेटा? इनका नाम है क्रिश्चियन डी डुवे। क्या है बेटा? क्रिश्चियन डी डुवे ने डिस्कवर किया है इसको। और क्रिश्चियन डी डुवे ने डिस्कवर करने के बाद क्या बोला है यहां पे? यहां बोला है कि भैया अगर आप लाइसोसोम को देखेंगे तो लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम और प्रोटीन पाए जाते हैं। अब ये एंजाइम और प्रोटीन क्या है मेरे भाई? इन्हीं को हम बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। समझ में आ गई बात? अब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करेगा बेटा? ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम
तोड़ने में हेल्प करेगा। किस चीज को? कोई भी बॉडी है उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा। कोई फॉरेन बॉडी आई, कोई बाहर से बॉडी आई, है ना, जो सेल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सेल उसको नहीं जानता, तो क्या करेगा? उसको खत्म करने का काम करेगा। और कौन करेगा? ये करेगा आपका लाइसोसोम। समझ में आ गई बात? अब देखोगे यहां पर तुमको एक और चीज देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है भाई? ये लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो पाया जाएगा इसमें, कभी कभी ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अपने ऊपर ही गिरा लेता है, और जब अपने ऊपर ही गिरा लेता है तब इसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसको हम बोलते हैं ऑटोलाइसिस। और ऑटोलाइसिस कहने का मतलब क्या है? ऑटोलाइसिस या ऑटोफेगी कहते हैं इसको। अब ऑटो मतलब सेल्फ, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। तो जब खुद अपने आप से ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसलिए इसको हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। तो सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों बोला जाएगा? क्योंकि लाइसोसोम खुद के एंजाइम को कभी कभी खुद के ऊपर ही गिरा लेता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसीलिए इसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। डिस्कवर करने वाले क्रिश्चियन डी डुए अंदर पाए जाते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? इज दिस थिंग क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? लप से स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। हो गया बेटा? चल अब देखो आगे बात करते हैं हम लोग यहां पे। तो हमको क्या देखने को मिलता है मेरे भाई? हमको बड़ा इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। देखो पहली बात तो माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है अल्टमान। देखो बहुत सारी जगह पर अल्टमान लिखा हुआ है, बहुत सारी जगह पर कोलिकर लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही चीज आएगी, या तो कोलिकर आएगा या तो अल्टमान आएगा। ठीक है, आपको देखने को मिलता है कि इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। और क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं? क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि एनर्जी जनरेशन मेनली यहीं पर होता है। एनर्जी जनरेशन कैसे होता है मेरे भाई? एनर्जी जनरेशन होगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। याद रखना, एटीपी को इसीलिए हम लोग यहां पर एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसको एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है। समझ में आ गई बात? एक चीज और भाई, डबल मेम्ब्रेन होता है, ये तो सब पता है आपको ये बात पता है कि ये ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया है, यहां पर देखेंगे तो ये अंदर फोल्ड हो जाएगा। तो मेरे भाई जो अंदर फोल्ड होकर के मेम्ब्रेन बना रहा है, ये वाली मेम्ब्रेन जो आपको यहां पर अंदर फोल्ड होती हुई मेम्ब्रेन दिख रही है मेरे भाई, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है क्रिस्टी। क्या बोला जाता है? क्रिस्टी। और इसी क्रिस्टी में ये देखो यहां पर क्रिस्टी लिखा हुआ है, यहीं पर मेनली एनर्जी का जनरेशन होता है, या हम बोलते हैं कि यहीं पर मेनली क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी किया जाता है, या एटीपी का फॉर्मेशन किया जाता है। समझ में आ गई बात? अब क्या देखेंगे आप यहां पे भाई? याद रखना कि आपको देखने को मिलता है कि इसमें खुद का डीएनए पाया जाता है, खुद का राइबोसोम पाया जाता है। तो राइबोसोम जो पाया जाएगा वो कैसा पाया जाएगा? याद रखना, इसमें 70S टाइप राइबोसोम होता है। खुद का डीएनए पाया जाता है, इसलिए इसके अंदर खुद डिवाइड करने की टेंडेंसी होती है। और जब खुद डिवाइड करने की टेंडेंसी होगी तो मेरे भाई इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस बॉडी। ये देखो यहां पे क्या होता है मेरे भाई? इसको हम बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस बॉडी। मतलब ये अर्ध स्वपोषी पोषण करता है। ये क्या करेगा भाई? ये खुद का पोषण खुद कर लेता है, और खुद का पोषण खुद कर लेगा मतलब खुद डिवाइड करने की टेंडेंसी रखेगा, और खुद डिवाइड करने की टेंडेंसी रखेगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसको हम सेमी ऑटोनॉमस बॉडी बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इज दिस थिंग क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? क्या एक एक बच्चे को ये बात समझ में आ गई? और अगर एक एक बच्चे को ये बात समझ में आ गई तो लप से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हो गया? चलो अब देखो आगे बात करते हैं यहां पे, और नेक्स्ट बात करेंगे तो हम लोग किसकी बात करें बेटा? हम लोग बात करने जा रहे हैं प्लास्टिड की। अब देखो प्लास्टिड क्या होता है भाई? प्लास्टिड देखने को तुमको मिलेगा केवल और केवल प्लांट में पाया जाएगा, प्लांट में ही प्रेजेंट होता है। एनिमल में ये क्या हो जाता है मेरे भाई? एनिमल में एब्सेंट हो जाता है। और प्लास्टिड जिसको हम लवक के नाम से जानते हैं, प्लास्टिड को हम किसके नाम से जानते हैं बेटा? प्लास्टिड को हम लवक के नाम से जानते हैं। और लवक के नाम से जानेंगे तो तीन तरह से होते हैं यहां पे। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट। भाई देखो ल्यूकोप्लास्ट क्या होगा? ये स्टोर करने का काम करता है, या इसको हम एक और नाम भी देते हैं, इसको नाम दिया जाता है स्टोरेज प्लास्टिड। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग? इसको हम नाम देते हैं स्टोरेज प्लास्टिड। अगर आप बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट भाई जहां पर फोटोसिंथेसिस होगी, जहां पर भी फोटोसिंथेसिस की बात होगी वहां पर क्या आएगा? वहां पर आएगा क्लोरोप्लास्ट। जहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि कहीं पर भी कलर देने की बात आ रही है, या हम बोलेंगे प्लांट में कहीं पर भी कलर दिया जा रहा है, चाहे आप फ्रूट की बात करें, फ्लावर की बात करें, कहीं पर भी अगर कलर प्रोवाइड करने की बात हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट ने कलर प्रोवाइड किया, क्लोरोप्लास्ट ने फोटोसिंथेसिस में हेल्प किया। सेम एज आप देखेंगे ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो स्टोर करता है। स्टोर भी किन किन चीजों को करेगा भाई? याद रखना इस बात को, किन किन चीजों को ये स्टोर करता है?
तो ये स्टोर करता है बहुत सारी चीजों को। अगर आप देखेंगे तो ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। क्या करता है बेटा भाई? कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा, और जैसे कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है इसको हम बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट। सेम एस्टिस आपको देखने को मिलेगा कि ये प्रोटीन को स्टोर करेगा, तब इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटीनोप्लास्ट बोलेंगे। अगर हम बोलेंगे कि ये फैट को स्टोर कर रहा है, इसको हम एलायोप्लास्ट बोलेंगे। समझ में आ गई बात? तो एलायोप्लास्ट है, आपको प्रोटीनोप्लास्ट देखने को मिलेगा, आपको अमाइलोप्लास्ट देखने को मिलेगा, ये सारे ल्यूकोप्लास्ट ही हैं, इसमें और कोई चेंज नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? तो प्लास्टिड क्या है भाई? लवक की आप बात करेंगे तो लवक तीन तरीके का होता है। एक होता है आपका जिसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज प्लास्टिड है, स्टोर करेगा। क्लोरोप्लास्ट जहां पर ही फोटोसिंथेसिस की बात होगी वहां पर क्लोरोप्लास्ट, और जहां पर भी भाई कलर प्रोवाइड करने की बात होगी वहां पर आ जाएगा क्रोमोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट किसमें हेल्प करता है? क्रोमोप्लास्ट हेल्प करता है जहां पर भी कलर, जैसे कि आप फ्रूट की बात करते हैं, आप लीव्स की बात करते हैं, या आप फ्लावर की बात करेंगे, इन सब जगह पे क्रोमोप्लास्ट आता है। समझ में आई बात? चलो अब देखो आगे बात करते हैं हम लोग। तो हमको क्या देखने को मिलता है मेरे भाई? यहां पर आ जाएगा राइबोसोम। और राइबोसोम कहने का मतलब क्या है भाई? देखो राइबोसोम की आप बात करते हैं तो राइबोसोम को हम बोलते क्या है? पहली बात तो ये याद कर लो, राइबोसोम को डिस्कवर करने वाला कौन है भाई? इसको डिस्कवर करने वाले हैं पैलेडे। कौन डिस्कवर किए हैं इसको डिस्कवर करने वाले हैं पैलेडे साइंटिस्ट। क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है, मतलब प्रोटीन बनाने का काम करेगा। दो तरह का होता है, एक होता है 70S टाइप, एक होता है 80S टाइप। भाई 70S टाइप, 80S टाइप, एक चीज लिख लेना, राइबोसोम जो होता है इसमें 2 यूनिट पाई जाती हैं। कितनी यूनिट पाई जाती हैं? 2 यूनिट। एक होती है जिसको हम बोलते हैं स्मॉल यूनिट, और एक होती है लार्ज यूनिट। ठीक है भाई, समझना यहां बहुत ध्यान से। अगर आप 70S 80S को देखोगे तो इसको ऐसे लिख लेना मेरे भाई, 70S लिखना यहां पे, यहां पर लिखना 80S, यहां पर लिखना स्मॉल यूनिट, यहां पर लिखना लार्ज यूनिट। यहां पर आप इसको ऐसे बना लेना, और यहां पर इसको ऐसे बना लेना, यहां पर इसको ऐसे बना लेना। देखो सारी चीजें बता दे रहा हूं, कोई चीज छोड़ नहीं रहा हूं मैं। ठीक है, 70S में स्मॉल यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? ये हो जाएगी आपकी 30S, और लार्ज यूनिट क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 50S। क्या हो जाएगी बेटा? ये 50S। ठीक, अब मैथ्स मत लगाना यहां पे कि 50 और 30 तो 80 होता है। ठीक है, ये बायो वाली बात है भाई, अलग बात है यहां पे। 80S में आप देखेंगे स्मॉल यूनिट जो होती है ये होती है 40S, और लार्ज यूनिट जो होती है मेरे भाई ये क्या होती है? ये होती है 60S। तो यहां पर 60S, 40S, 80S हो जाएगा, 50S, 30S, ये क्या हो जाएगा? 70S। S क्या होता है यहां पे? तो भाई S जो होता है इसको हम बोलते हैं सेफ्टबर्ग यूनिट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम बोलते हैं सेफ्टबर्ग यूनिट। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी? चलो अब देखते हैं आगे। तो हमको क्या देखने को मिलेगा मेरे भाई कि 70S टाइप राइबोसोम कहां पाया जाएगा? प्रोकैरियोट में, माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड में पाया जाएगा। जबकि आप देखेंगे 80S की बात, तो 80S केवल और केवल साइटोप्लाज्म में पाया जाता है यूकैरियोट के। क्या मेरी ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? क्योंकि देखो भाई जितनी चीजें तुमको मैं बता रहा हूं इतनी चीजें तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो तुमको भी ये बात समझ में आ रही होगी, भैया कोई भी इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं, हमको सिर्फ रिवीजन करा रहे हो। मेरे भाई जितना टाइम मैं तुमको दे रहा हूं ना, अगर इतने टाइम में तुमने एक बार, चाहे तुम 1x पे, 1.5x पे, 2x पर, चाहे जैसे तुम देखो, और भाई इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना कि इस वीडियो से तुम्हारे एक क्वेश्चन जरूर बनने वाला है बायो में। मतलब 4 नंबर ये देने वाला है आपको। आपको पता है कि आपके एनडीए के एग्जाम में एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस कितनी होती है। अगर एक नंबर ऊपर नीचे हो गया देन डेफिनेटली आपकी रैंक बहुत ऊपर नीचे हो जाएगी। तो इसलिए भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। ठीक है, चलो अब देखो आगे देखेंगे यहां पर हम लोग। तो कैसे देखेंगे मेरे भाई? नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। तो हमको क्या समझ में आती है मेरे भाई? बात आती है यहां पर वैक्यूल की। देखो वैक्यूल, पहली बात तो आपको पता है कि ये प्लांट में पाया जाएगा, एनिमल में नहीं पाया जाएगा। प्लांट में बड़े बड़े वैक्यूल पाए जाते हैं और एनिमल में नहीं पाया जाता है। याद रखना कि वैक्यूल के सबसे बाहर की लेयर जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? वैक्यूल के बाहर की लेयर जो होती है इसको हम देखो बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं यहां पे, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। भाई याद रखना है इस बात को आपको कि ये वैक्यूल कभी कभी स्टोरेज कराने का काम करता है। याद रखना कि कभी अगर ये वैक्यूल आपको यूनिसेलुलर में देखने को मिलेगा तो यूनिसेलुलर में ये वैक्यूल, यूनिसेलुलर में आपको देखने को मिलेगा तो ये वैक्यूल क्या होता है भाई? इस वैक्यूल को हम लोग नाम देते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल।
क्या नाम देते हैं इसको हम लोग? इसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के नाम से जानते हैं। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहने का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहने का मतलब है कि यही वैक्यूल आपका फूड वैक्यूल की तरह काम करेगा, यही वैक्यूल एक्सक्रीटरी वैक्यूल की तरह काम करेगा, यही आपका हर तरीके से काम करेगा। तो अगर आप वैक्यूल की बात करते हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की बात करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहां पाया जाएगा? यूनिसेल्युलर में। और अगर आप मल्टीसेल्युलर की बात करोगे तो इसके बाहर की लेयर क्या होती है मेरे भाई? ये होती है टोनोप्लास्ट। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? इज दिस थिंग क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? मेरे भाई लप से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बहुत ही तेजी से। हो गया भाई? चलो अब देखो लास्ट टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं और लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखने जा रहे हैं इस चैप्टर का, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन। रिक्तियां कहते हैं बेटा वैक्यूल को, याद रखिएगा इस बात को। हिंदी मीडियम वाले प्यारे प्यारे बच्चे जो है उनसे बोल रहा हूं मैं। सेल डिवीजन की आप बात करते हैं तो सेल डिवीजन दो तरीके का है। एक है बेटा जिसको हम बोलते हैं माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। भाई माइटोसिस जो होता है इसको हम समसूत्री विभाजन बोलते हैं और जो मियोसिस होता है इसको हम अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। समसूत्री विभाजन कहने का मतलब इक्वेटोरियल डिवीजन, और जब आप अर्धसूत्री विभाजन की बात करते हैं तो इसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। होता क्या है एग्जैक्टली समझेंगे आप इस चीज को बहुत ध्यान से तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। देखो कैसे बोल रहे हैं यहां पर, समझिएगा मेरी बात को। हमने क्या बोला कि अगर आप बात करते हैं जैसे ह्यूमन की बात करते हैं, ठीक है, तो ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं? 46 पाए जाते हैं। आप बोलेंगे भैया 46 कहने का मतलब है कि आप इसको 23 इंटू 2 कर दीजिए। क्या कर दीजिए आप? 23 इंटू 2 कर दीजिए, या आप इसको 23 पेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए आप? 23 पेयर कर दीजिए। तो इसमें सिंगल सेट क्या है? सिंगल सेट क्या आपका 23 का है कि नहीं है? अगर सिंगल सेट 23 का है तो बेटा इसी सिंगल सेट को या 23 नंबर क्रोमोसोम को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? बेटा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एन से। और एन जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कहीं पर भी अगर एन पाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? यहां पर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाया जा रहा है। समझ में आ गई बात? अगर आप पूरे सेट ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2n से। भाई 2 हो गया ना भाई, n को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तुमने, n को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तुमने यहां पे, तो क्या हो गया? 2n। और जहां पर भी 2n पाया जाएगा इसको हम क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड बोलते हैं। तो याद रखना है आपको। क्यों मैं बता रहा हूं ये आपको? इसलिए क्योंकि माइटोसिस में आपको देखने को मिलता है कि बेटा यहां पर जो 2n नंबर क्रोमोसोम अगर डिवाइड कर रहा है कहीं पर, तो याद रखिएगा यहां पर 1 से 2 सेल बनती है और 2n ही रहता है। मतलब क्रोमोसोम नंबर कभी भी चेंज नहीं होता है। जबकि मियोसिस में आप बात करते हो तो मियोसिस में अगर 2n नंबर क्रोमोसोम है तो बेटा इससे 4 सेल बनेंगे यहां पे और क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है यहां पे। और जब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा तो बेटा ये क्या होता है? रिड्यूस हो गया, तो रिडक्शनल डिवीजन। ये क्या हो गया? रिड्यूस नहीं हुआ, इक्वेटोरियल डिवीजन। समझ में आ गई बात? अब एक बात और याद रखना है कि यहां पर जहां पर आपको देखने को मिलता है तो मियोसिस जो होता है ओनली इन, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, ओनली इन गैमेटिक सेल। किसमें होता है बेटा? ये होता है ओनली इन गैमेटिक सेल। और गैमेटिक सेल को छोड़ करके जितनी सेल हैं उन सब में अगर आप बात करते हैं तो माइटोसिस होता है। और क्या होता है मेरे भाई यहां पे? माइटोसिस में आपको देखने को मिलेगा माइटोसिस में होता है फॉर ग्रोथ। समझ में आ रही बात? फॉर डिवीजन आपको देखने को मिलेगा, फॉर टिश्यू रिपेयर। क्या होता है मेरे भाई? फॉर टिश्यू रिपेयर। ये सारी चीजें जो आपको देखने को मिलती हैं वो क्या होती हैं? वो आपको देखने को मिलेंगी कि माइटोसिस के थ्रू होता है। समझ में आ गई बात? भैया इसका भी लप से एक बार लप से बहुत ही तेजी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया? तो भाई देखो यहां तक सेल चैप्टर में, सेल बायो में जितनी भी चीजें आती थी वो सारी चीजें मैंने आपको रिवाइज करा दी है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। A to Z सारी चीजें समझाने की कोशिश की है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने छोड़ा हो, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं कह रहा हूं आपको कि नहीं नहीं ये छोड़ करके ये वाली चीजें मैंने देख ली हैं और हो गया इससे काम। समझ में आ गई बात? तो भाई सारी चीजें जब मैंने पढ़ाई हैं तो आपको सारी चीजें रिवाइज करनी पड़ेंगी। वीडियो को अगर आपने एंड तक नहीं देखा है तो आपने बहुत सारी चीजें मिस कर दी हैं। और मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, इस लेक्चर से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाला है। जब पेपर आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो ये पढ़ाया था मैंने और ये आया है। ठीक, एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा कि ये रैपिड रिवीजन की सीरीज आपको कैसी लग रही है। ठीक है, और बायो हम लोग बेहतरीन तरीके से ऐसे कंप्लीट करेंगे। चलिए इतनी ही बातें करते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट सन पे। अब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, अपना और अपने माँ बाप का हद से ज्यादा, खुद से ज्यादा और सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय